नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की किताब के 5वें चैप्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। इंडस्ट्रीज नाम का चैप्टर है। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज को समझाने की कोशिश की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग को समझाने की कोशिश की जा रही है। और कैसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो किताब है जिसका प्रयोग आप अपने स्कूलों में करते थे और जिस पेपर का प्रयोग आप अपने यूपीएससी मेंस के पेपर को लिखने में करेंगे, अपने स्कूल में लिखने में करेंगे, वो किताब आपके पास एक्चुअली पहुंचती कैसे। तो यहाँ पे बताया गया कि ट्री है, ट्री को काटा जाता है। ट्री को काटने के बाद उस काटे हुए ट्री के वुड को प्रोसेस करने के लिए लेके जाया जाता है एक पल्प मिल में। वहां पल्प मिल में वुड को प्रोसेस करके वुड पल्प में बदला जाता है। इस वुड पल्प में केमिकल्स मिलाए जाते हैं और फिर कुछ मशीनों की मदद से पेपर बनाया जाता है। फिर जो पेपर आपके पास आता है उसमें आपको इस तरीके की कुछ लाइनें मिलती हैं जिनके बीच में आप लिखते हो। तो ये लाइनें उस पेपर के ऊपर मशीनों से लगाई जाती हैं। फिर बहुत सारे पेपर को स्टिच करके एक किताब बनाई जाती है, नोटबुक बनाई जाती है जो मार्केट पहुंचती है और आप फिर जाके मार्केट से उस किताब को खरीद लेते हैं। तो ये पूरी सेकेंडरी एक्टिविटी का एक प्रोसेस देखने को मिला। मतलब कि सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग में हो क्या रहा है, एक रॉ मटेरियल जो कि यहाँ पे था ट्री, उस रॉ मटेरियल को आप बदल रहे हो अपने फिनिश प्रोडक्ट में जो कि है एक नोटबुक जिसमें आप लिखोगे। यानी वो जो नोटबुक है वो आपके लिए ज्यादा वैल्यू की है और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आपने उस ट्री के वुड को उस नोटबुक में बदल दिया। तो पहले पल्प चेंज हुआ पेपर में और फिर पेपर चेंज हुआ आपका नोटबुक में। 2 प्रोसेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसको आप कह सकते हो सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि रॉ मटेरियल को प्रयोग करके आपने एक फिनिश्ड गुड बना दिया। अब देखिए, उस वुड पल्प से पेपर भी बनता है और आप देखोगे कुछ प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि कॉटन जब आपको प्लांट से मिलेगा उससे आप क्लॉथ भी बना सकते हो। तो कॉटन यार्न की स्पिनिंग होती है, क्लॉथ बनाया जाता है। कैसे कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं, कैसे आपके सिंथेटिक फाइबर से क्लॉथ बनते हैं, ये सब मैंने पहले आपको एनसीईआरटी में कवर किया है। अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, हर स्टेज पे वैल्यू ऐड होती है। तो जब आप कॉटन से बनाएंगे कपड़े तो भी उसके हर स्टेज पे आप वैल्यू को ऐड करोगे। इसीलिए एंड प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी जो वैल्यू होगी और उसका जो यूज होगा, जो उसकी यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उसका इस्तेमाल, उसका जो यूटिलिटी होगी, इस्तेमाल होगा आपके लिए, वो रॉ मटेरियल से ज्यादा होगा। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी कि या तो आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, पूरे चांसेस है कि उस मिनरल को बाद में आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करोगे, और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप देखेंगे कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो आती है आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। जो कोल माइनिंग है इंडस्ट्री वो आपकी आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल में। आप कह सकते हो कोल माइनिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ सेकेंडरी सेक्टर। और उसी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री ये हो जाएगा आपका सर्विस प्रोवाइडर, जिसको आप बोलोगे टर्शरी सेक्टर। और भी बहुत से इसमें चांसेस है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हैं वो भी आपके टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो भैया इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप। गवर्नमेंट का अपना अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे एक बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना। तो जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड भी हो सकती है, मिनरल्स बेस्ड भी हो सकती है, मैरीन बेस्ड भी हो सकती है और फॉरेस्ट बेस्ड भी हो सकती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होंगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होंगी जो प्लांट का प्रयोग करेंगी या फिर एनिमल बेस्ड फ्रूट्स का प्रयोग करेंगी। तो अगर आप दूध बना रहे हो, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमूल कोऑपरेटिव में क्या होता है, गांव गांव से जो भी लोग हैं उनके यहाँ से दूध इकट्ठा किया, उसको सेंट्रलाइज प्लांट में लेके गए, उसको प्रोसेसिंग किया, मार्केट में बेचा। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। फिर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी? डेयरी प्रोडक्ट्स। तो दूध हो गया, दूध से आपने दही बना दिया, दूध से आपने पनीर बना दिया, तो इस तरीके की चीजें आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। लेदर इंडस्ट्रीज क्या होता है? लेदर इंडस्ट्रीज में कि भैया जानवरों की खाल को जानवरों से अलग हटा के उनको केमिकल्स के थ्रू रिएक्ट करके लेदर को बना दिया। लेदर कैसे बनाया जाता है? हाइड्स, स्किन, एनिमल की स्पिन से लेदर बनाया जाता है। तो ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। फूड प्रोसेसिंग, अब फूड प्रोसेसिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल दाल प्रोड्यूस हुई,
अब दाल की न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, दाल को पॉलिश कर दिया, तो क्या होगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी। फिर एक और एग्जांपल बताता हूं, आपने व्हीट उगाया और व्हीट को उगाने के बाद आपने पहले उसकी थ्रेशिंग की, पहले तो हार्वेस्टिंग की, फिर थ्रेशिंग की, बहुत से उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो सारे प्रोसेस बना के फील्ड से उस व्हीट को आटे तक लेके जाते हैं, जिसको आशीर्वाद आटा और जो अलग अलग आप आटे के पैकेट खरीदते हैं जाके मार्केट में, जो बीच का पूरा प्रोसेस है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इनफैक्ट उस क्रॉप को उगाना, व्हीट कॉटन जैसे क्रॉप्स को उगाना, वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। आगे बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होगा, देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। क्या होगा इस प्राइमरी इंडस्ट्री में, कि रॉ मटेरियल से मिनरल ओर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आपको आयरन कहां से मिलता है, देखिए स्टील इंडस्ट्री में आयरन का बहुत प्रयोग होता है और नाना प्रकार की जगहों पे लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, पर लोहा मिलता कहां से है, लोहा मिलता है आपका आयरन ओर से। तो ये आयरन ओर से जो एक्सट्रैक्शन है आयरन का, ताकि आयरन को आप कहीं और इस्तेमाल करो, क्योंकि आयरन ओर में और भी बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं और इंप्योरिटीज होती हैं, तो इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, दिस इज बेसिकली आप प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी मतलब जहां पे आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो चीजों का, जहां एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करने के बाद किसी और चीज को बनाने में आप प्रोसेसिंग करने लगोगे, चीजें करने लगोगे, वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो आयरन को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, हैवी मशीनरी को बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए, रेलवे के कोचेस को बनाने के लिए आयरन का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज की। मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या करती है कि भैया समुंदर से, ओशन से जो चीजें मिलेंगी उनको एज आ रॉ मटेरियल आपने प्रयोग किया, तो ये हो गया आपका मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो भैया फिश पकड़ी आपने, और फिश पकड़ने के बाद उस फिश के प्रयोग से आपने फिश ऑयल को बनाया, तो भाई मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। आपने फिश को पकड़ के आगे जाके रेस्टोरेंट में बेच दिया और फिर रेस्टोरेंट से वो आगे यूज हो रही है खाने पीने में, तो ये भी एक तरीके का आपकी मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। पूरे के पूरे जो मछुआरे खड़े रहते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो रात में सुबह 3 बजे मछली पकड़ने निकलते हैं और देर तक लौट के आते हैं, सुबह 11 या 12 बजे लौट के आते हैं समुद्र से, वो भी दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। आगे बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, जब आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल करके एज अ रॉ मटेरियल चीजों को बनाते हो, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी। तो जब पेपर बनता है, पेपर बनने में क्या हुआ, आपने ट्री को काटा, ट्री को काटा, वुड पल्प बना, वुड पल्प में केमिकल मिला ले, पेपर बनाया, नोटबुक बनाया। शुरुआत कहां से हुई, ट्रीज से। ट्रीज ज्यादा मात्रा में कहां मिलते हैं, फॉरेस्ट से, तो आप कह सकते हो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फिर उन वुड से आप पेपर बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, बिल्डिंग्स में भी बहुत जगहों पर प्रयोग होता है। फॉरेस्ट से आपको कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, जिनके कंस्टिट्यूएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आप दवाइयां बनाते हो, तो वो भी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, तो हमने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन देखा इंडस्ट्री का, वो रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे देखा। और कौन कौन से तरीके क्लासिफिकेशन है, तो साइज के बेसिस पे देखते हैं। तो साइज के बेसिस पे जब आप इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन करोगे, तो आप क्या देखोगे, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया उस इंडस्ट्री में, कितने लोग वहां काम कर रहे हैं और कितना प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है। तो इस बेसिस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी होती हैं। इंडिया में तो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी है ना, पूरा का पूरा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में मीडियम सेक्टर्स भी हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर आप बात करो, तो कॉटेज इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। तो गांव गांव में आपको देखेगा कि लोग बास्केट बना रहे हैं, बास्केट वीव कर रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं, हाथ से हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, हाथों से टेक्सटाइल बना रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसकी बहुत स्पेसिफिक डिमांड होती है, ठीक है ना। एक कपड़ा, एक टेक्सटाइल अगर आप हाथ से बनाते हो, एक पॉटरी अगर आप हाथ से बनाते हो, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाते हो, उसमें बहुत समय मिलता है, बहुत स्किल लगता है। तो दिस इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत कम कैपिटल की जरूरत है, बहुत कम टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि जब मशीनों से आप चीजें बनाओगे तो मशीनों का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन जब सब कुछ आप हाथ में अपने घर में बैठ के कर रहे हो, तो बहुत कम कैपिटल लगेगा और टेक्नोलॉजी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इंडस्ट्री आपकी बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, यानी खर्चा भी ज्यादा लगेगा, टेक्नोलॉजी भी तगड़ी चाहिए, ताकि आप एफिशिएंट प्रोडक्शन कर सको, और साथ साथ एंड में जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, कौन सी लार्ज स्केल है, कौन सी स्मॉल स्केल है। तो देखते हैं, सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
तो हमारे यहाँ पे जो सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादातर केसेस में स्मॉल स्केल हैं, लेकिन यही सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यूएसए और चाइना जैसी कंट्री में लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती हैं। इंडिया में देखेंगे जो ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी की जो प्रोडक्शन होती है दैट इज बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वो छोटे लेवल पे नहीं हो सकती। तो होंडा गाड़ियों का अपना एक बड़ा सा प्लांट होगा जिसमें हजारों के तादाद में लोग काम कर रहे होंगे, उसी तरीके से दूसरी इंडस्ट्री होती है। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से भी भाई इंडस्ट्री को बांटा जाता है। तो इंडस्ट्री को आप क्लासिफाई कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में, तो भैया उसको प्राइवेट पर्सन ओन कर रहा होगा। उसको आप कर सकते हो स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर में, ज्वाइंट सेक्टर में या कोऑपरेटिव में। स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर मतलब कि उस इंडस्ट्री को सरकार ने बनवाया है और सरकार ही उस इंडस्ट्री को चला रही है। प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल ही प्राइवेट चल रही है। ज्वाइंट सेक्टर मतलब कि ज्वाइंट सेक्टर में ये हो जाएगा कि सरकार ने किसी एक प्राइवेट बॉडी के साथ मिलके कोई एक इंडस्ट्री बड़ी खड़ी कर दी, तो वो हो जाएगा आपका ज्वाइंट सेक्टर। और कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं। अभी ज्वाइंट सेक्टर का तो कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम ले लीजिए, बिल्कुल प्राइवेट इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी जी उसके मालिक हैं, इट इज इन प्राइवेट ओनरशिप। स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर की बात कर लीजिए तो बहुत सी इंडस्ट्रीज, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गई, ये सब सरकारी कंपनीज है। 50% से ज्यादा स्टेक होल्डरशिप यहाँ पे किसके पास है? सरकार के पास है। सरकार उनको चला रही। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, ये सब कंपनियां कौन चला रहा है? इनफैक्ट स्टेट डिस्कॉम्स देखो दोस्तों, तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब क्या है? जो राज्य की सरकारें हैं वो ओन कर रही हैं, तो वहां पे कोई प्राइवेट ओनरशिप तो है नहीं। वहीं पे ज्वाइंट सेक्टर में कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, मान लीजिए कि कोई बड़ा हाईवे डेवलप करना है, उस हाईवे को डेवलप करने के लिए एक कंपनी बनाई, मान लीजिए ए लिमिटेड। इस कंपनी में सरकार ने भी अपना पैसा लगाया और इस कंपनी में बहुत सारे और लोगों ने भी, प्राइवेट इंटरप्राइजेस ने भी अपना पैसा लगाया, तो ये क्या हो जाएगा? ज्वाइंट सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की भी बहुत सी चीजें हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा तालाब है किसी बड़े इलाके में। जब सरदार सरोवर डैम बना था तो वहां पे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बन गया था, तो वहां पे जो रिजर्वायर में बनने के बाद जब फिशिंग करने लगे लोग, तो वहां पे आसपास के जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग रहने लगे ना, उन्होंने अपना कोऑपरेटिव बना लिया। कोऑपरेटिव में क्या करते हैं कि कोऑपरेटिव में वो लोग आपसी सहमति से काम को स्पेशलाइज कर लेते हैं, और जब एक पूरा कोऑपरेटिव अपने ऑर्डर्स के लिए बाहर बातचीत करता है तो उसकी बात में वैल्यू होती है। समझिए इस चीज को। क्या हुआ, सरदार सरोवर जब डैम बना, इसको पहले मैंने अपनी एनटीपीसी किताब में डिस्कस भी किया। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बन गया, उस रिजर्वायर के आसपास मछुआरे रह रहे हैं, उन मछुआरों ने अपना ग्रुप बना लिया। अब अगर बाहर से कोई माफिया आके वहां पे उस इलाके को झड़पने की कोशिश करेगा, तो अगर पूरा एक कोऑपरेटिव बना हुआ है जिसमें उस जगह के सारे मछुआरे हैं, तो फिर वो बाहर वाला बंदा अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा। वहीं पे अगर कोई इंडिविजुअल मछुआरा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से या बड़े गंडों से नहीं लड़ सकता। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, यानी कोऑपरेटिव्स आपको एक्सटर्नल प्रेशर से बना पाएंगे। तो एक जगह के मछुआरे मिलकर अगर अपना एक ग्रुप बना सकते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, एक जगह के मछुआरे फिशरमैन मिल गए तो भाई मार्केट में या एपीएमसी मंडी में उस फिशेस को किस टाइम पे बेचना है, कैसे बेचना है, एक बड़ा सा कोऑपरेटिव मिलके एक बड़ा सा डीप फ्रीजर खरीद सकता है, उस फ्रीजर में अपनी मछलियों को स्टोर कर सकता है ताकि मछलियां खराब ना हो जाए। एक बड़ा कोऑपरेटिव मिलके ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक का इस्तेमाल कर सकता है ताकि उन मछलियों को मार्केट में पहुंचाया जा सके बेचने के लिए। एक बड़ा कोऑपरेटिव मिलके जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनसे बातचीत कर सकता है ताकि भाई उनको सही दाम पे मछलियों को बेचा जा सके। और कोऑपरेटिव में अगर सब लोग यूनाइटेड है तो उनको धमकाया नहीं जा सकता। अगर एक इंडिविजुअल मछुआरा जाके किसी से लड़ेगा तो उसको कोई भी दबा देगा। तो ये कोऑपरेटिव्स के फायदे होते हैं। तो भाई अलग अलग तरीके की ओनरशिप होती है। तो कितने तरीके की ओनरशिप देखी? प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। अब देखिए, स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर एक तरफ और ज्वाइंट सेक्टर एक तरफ। स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर, इन दोनों के बीच में एक बहुत फाइन लाइन है दोस्तों। कुछ हद तक में देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको ऐसे नजर आएंगे जो स्टेट ओन्ड और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में भी आएंगे और ज्वाइंट सेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। यानी कुछ, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, वो स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है और ज्वाइंट सेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, वो सरकार पे डिपेंड करता है। तो यहां पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई भाई, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टील
अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में भी बता रखा है, दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में आपको मैंने बताया कि भाई अनूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये सब कोऑपरेटिव्स में काम करते हैं, जहां पे बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मिल जाएंगे और चीजों को मैनेज करेंगे। अब हम यहां पे देखेंगे दोस्तों कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनकी लोकेशंस कौन से फैक्टरों पर डिपेंड करती है। तो यहां पे देखिए एक नेटशेल में दिखा रखा है, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, कैपिटल, लैंड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। तो रॉ मटेरियल एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करेगा, लैंड एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करेगा, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। इंडस्ट्रीज ज्यादातर ऐसी जगहों पे आपको नजर आएंगी जहां पे ये सारे फैक्टर्स आपके अवेलेबल होंगे। तो आप देखोगे कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलती है कि भाई हम आपको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देंगे। फिर इंडस्ट्रीज ये देखती हैं कि ऐसी जगहों पे लगाया जाए जहां ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो, तो जहां पे रेलवे लाइंस डेवलप्ड होंगी वहीं पे इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। और भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे क्या है भाई? इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट कराता है, टाउन्स और सिटीज का डेवलपमेंट होता है। उस टाउन्स और सिटीज के डेवलपमेंट से लोगों की जो वैल्यू है, लोगों की जेब में जो पैसा है वो पैसा बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, गरीबी कम होती है। देखिए आज की डेट में चाइना कितना स्ट्रांग हो गया है, कितना ताकतवर हो गया है। आप सोचो फ्रेंड्स, 1990 में, 1990 में इंडिया चाइना को अगर आप कंपेयर करो तो चाइना की जो पर कैपिटा इनकम थी उस समय पे वो लगभग थी $320 और इंडिया की जो समय पर कैपिटा इनकम थी वो थी लगभग $370। ये 1990 की बात हो रही है। आज देखिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1400 से $1600 से और चाइना की पर कैपिटा इनकम $10,000 पहुंच चुकी है। कितना बड़ा गैप हो गया है। 1990 से लेके आज तक में चाइना कितना बड़ा बन गया है और इंडिया उसके सामने पर कैपिटा इनकम में कितना छोटा हो गया है। इतना बड़ा चाइना कैसे बन गया? अपनी इंडस्ट्रीज के दम पे बनाया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दम पे बनाया। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चाइना से निकलती है। सप्लाई चेन को समझना एक अलग ही चीज है, उसको बाद में देखेंगे। तो आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम पे। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों। इंडस्ट्रियल सिस्टम में तीन तरीके की चीजें होती हैं, एक होते हैं इनपुट, एक होते हैं प्रोसेसेस और एक होते हैं आउटपुट्स। इनपुट में आता है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दोस्तों, एक पावर प्लांट की बात कर लीजिए। मान लीजिए कि दिल्ली के बॉर्डर पे एक पावर प्लांट है, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन। अब उस बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को चलने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको चलने के लिए चाहिए कोल दोस्तों, ठीक है, कोल सबसे ज्यादा जरूरी है। उसको अपने इनिशियल प्रोसेसेस के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी तो वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी तो इस्तेमाल कर ही सकता है। उसको लैंड चाहिए। फिर वो जो कोयला बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंच रहा है तो भाई कोयला आने के लिए रेलवे लाइंस होनी चाहिए। तो अगर आप बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के अंदर मैं गया हूं, पीछे की तरफ जाएंगे तो वहां पे रेलवे लाइंस है। वो कोयला सीधे सीधे उन्हीं रेलवे लाइंस के थ्रू बड़े बड़े ट्रैलरों में लद के आता है। तो भाई प्रॉपर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क बना रखे और भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो भाई बॉयलर की जगह होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की जगह होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसेसेस क्या क्या होंगे उस थर्मल पावर प्लांट में? बहुत से प्रोसेस होंगे। तो भाई कोल को पल्वराइज क्या करेगा? कोल को पाउडर फॉर्म में बदला जाएगा। उस कोल को फिर बॉयलर में गर्म किया जाएगा। बॉयलर को गर्म करने से जो हीट पैदा होगी उससे सुपर हीटेड स्टीम पैदा होगी। वो स्टीम टरबाइन में जाके टरबाइन घुमाएगी। टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर से जुड़ी होगी, जनरेटर घूमेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से बिजली पैदा होगी। तो आउटपुट क्या मिला आपको इस थर्मल पावर प्लांट से? आउटपुट मिला आपको इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में नॉर्मली इनपुट में आता है लैंड की कॉस्ट, रॉ मटेरियल जो लगता है, जो लेबर वहां काम करते हैं। अच्छा ये बीटीपीएस में लेबर भी लगेंगे, बोलना भूल गया मैं। फिर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वहां पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोयला लाना है, चूंकि कोल थर्मल पावर प्लांट बिना कोयले के तो चल नहीं सकता। एनर्जी चाहिए और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह जो भी चाहिए होता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके के काम करती हैं, जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, किसी भी कंट्री की ग्रोथ में आप देखो तो
प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं और सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जाते हैं। अब चाइना में देखिए दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाओ, चाइना का सेकेंडरी सेक्टर जबरदस्त है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पावर जबरदस्त है, उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जबरदस्त है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चाइना में घुसी हुई है, चूंकि अगर सप्लाई चेन को आपको अपने यहाँ लेके जाना है तो आपकी सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री होती है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की जो टेंडेंसी है वो ये है कि भाई प्राइमरी से सीधे टर्शरी तक जा रहे हैं, सेकेंडरी बहुत हद तक स्किप हो रहा है। तो टर्शरी में देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे हैं, आउटसोर्सिंग होती है जो आईटी काम की, कॉल सेंटरों की, वो इंडिया में बहुत होती है। तो टेंडेंसी दिख रही है कि सीधे प्राइमरी से टर्शरी पे जा रहे हैं। सेकेंडरी की ग्रोथ हमारे यहाँ हुई है बट उतनी नहीं हुई है चाइना जितनी नहीं हुई है, और इसलिए ये जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ है उसमें आप ये देख पा रहे हो दोस्तों कि ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर की जो कमजोरी है उसका चाइना फायदा उठा रहा है। ये बातें यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। ये तो मैंने खैर अपने एंड से मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको बता ही देता हूँ दोस्तों। फिर आ जाते हैं वापस इंडस्ट्रियल सिस्टम पे। नॉर्मल केसेस में तो एनसीईआरटी थोड़ी बोरिंग हो जाती है। अब देखिए आउटपुट में क्या आएगा, तो आउटपुट में मिलेगा आपको एंड प्रोडक्ट, जैसे कि इस कोल बीटी पे थर्मल पावर प्लांट में आपको मिली थी इलेक्ट्रिसिटी, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपको अलग अलग आउटपुट मिलेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको आप देखोगे इनपुट्स क्या जाएंगे, तो कॉटन जाएगा, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोसेसेस क्या क्या होंगे, तो गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, समझाया मैंने आपको साइंस में ये सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं। और आउटपुट क्या मिलेगा, वो जो शर्ट आप पहनते हो, वो जो जीन्स आप पहनते हो, वो जो स्कर्ट्स लड़कियां पहनती हैं, इस तरीके की चीजें, वो जो टी शर्ट आप पहनते हो, ये सब आपको आउटपुट में मिलता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। दुनिया भर के इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात की जाए, हल्का फुल्का इनको मैप में देख लीजिए, बहुत ज्यादा घोटने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप ज्योग्राफी ऑप्शनल दे रहे हो तो भाई देखिए इंडस्ट्रियल रीजन्स वहां बनते हैं जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के पास आ जाएंगी और एक दूसरे के पास होने का फायदा उठाएंगी। तो जब एक जगह पे इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होता है तो उसके आसपास एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया के किसी एक जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का ऑटोमोबाइल प्लांट लगा हुआ है, तो वहां पे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मान लीजिए मारुति सुजुकी ने वो प्लांट लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो उसके आसपास के इलाके में ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज आ जाएंगी जो उस कार में लगने वाले छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, उनमें स्पेशलाइज करेंगे, ताकि ये जो बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है ये इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से अपनी जरूरत के हिसाब से स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीद सके। तो जब किसी भी जगह पे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट लगता है, इंडस्ट्रियल एरिया बनता है, तो उसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी वहां पे आ जाती है। अब देखते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है दुनिया के कहाँ हैं। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न एशिया में। यहाँ पे मैप में दोस्तों आपको इस काले वाले मार्क से नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए ईस्टर्न यूएसए में आपको दिख रही है, पूरे यूरोप में आपको नजर। अच्छा देखिए दो वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बैग इससे दिखाई गई, इंडस्ट्रियल रीजन काले से दिखाया गया। तो अभी देख सकते हैं काला काला इंडस्ट्रियल रीजन। अगर आप चाइना में भी देखिए तो ये जो ईस्टर्न, सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न वाली जो बेल्ट है वहां दिख रहा है आपको, और ईस्टर्न बेल्ट में नजर आ रहा है आपको चाइना में। बाकी पूरी की पूरी जो वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो चाइना और सेंट्रल एशिया से होती हुई, कुछ कुछ हद तक रशिया से होती हुई आपकी पूरे के यूरोप में फैली हुई है, पूरे नॉर्थ अमेरिका में जिसमें यूएसए और आपका कनाडा आता है वहां तक फैली हुई है। आगे चलते हैं। अच्छा ये जो इंडस्ट्रियल रीजन्स लगते हैं ना दोस्तों, ज्यादातर करके टेम्परेट एरियाज में होते हैं, सी पोर्ट के पास होते हैं और कोल्ड फील्ड के पास होते हैं। कोल्ड फील्ड के पास क्यों होते हैं ये आपको पता है दोस्तों, कोल्ड से मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कि एल्यूमिनियम का स्मेल्टिंग प्लांट है अगर वेदांता का साउथ इंडिया में, तो उसके पास उसका एक कैप्टिव पावर प्लांट होगा जहां पे वो कोल जला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। तो कोल फील्ड का पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत हाई अमाउंट में इन इंडस्ट्रीज को कोल की जरूरत पड़ती है, खासकर आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। फिर सी पोर्ट के पास होनी चाहिए। अब सी पोर्ट के पास होने की बहुत सी वजह है। एक वजह तो यह है कि भैया जैसे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको एक्सपोर्ट कर दो। दूसरी वजह यह है कि भाई आयरन ओर को इंपोर्ट करना है, तो अगर आयरन ओर को इंपोर्ट कर लिया तो समुद्र पे पहुंचा और समुद्र से लेके फिर आप सीधे इंडस्ट्री में ले आए, तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। अब मान लीजिए मुंबई में आपका प्लांट है, हालांकि हम तो आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये रहा इंडिया, यहां रहा मुंबई। मुंबई में आपने कोई बड़ा सा इंडस्ट्रियल प्लांट बना लिया और उसका कोई बहुत की इनपुट है वो फॉरेन से आता है,
तो वो इंपोर्ट हो रहा है। तो कोई एक की इनपुट अगर आएगा मुंबई पे उतरेगा और मुंबई के आसपास के इलाके में चला जाएगा। अब मान लीजिए यही चीज आपने लखनऊ में खोल दी, तो वो जो की इनपुट था वो पहले पोर्ट पे आएगा मुंबई के, फिर यहां से गाड़ियों में लदेगा, फिर लखनऊ तक जाएगा। इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट हो जाएगी कि वो पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा उसमें। इसीलिए इंडस्ट्रियल रीजन्स सी पोर्ट के पास होते हैं, कोल फील्ड के पास होते हैं, और खास बात ये टेम्परेट एरियाज में होते हैं, क्योंकि टेम्परेट एरियाज में मौसम सुहावना होता है तो काम करने में अच्छा लगता है। इंडिया में बहुत से इंडस्ट्रियल रीजन्स, अब इंडिया तो पूरा पूरा ट्रॉपिकल में आता है, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर टेम्परेट एरिया है तभी होंगे, टेम्परेट एरिया में ज्यादा होते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो मुंबई पुणे क्लस्टर में मिलते हैं, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन में मिलते हैं, हुगली रीजन, कलकत्ता, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, गुजरात, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट आपका ईस्टर्न इलाका हो गया, फिर विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, और कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये इंडिया में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। कभी कभी ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स दोस्तों, कभी कभी ये इंडस्ट्रीज खतरनाक भी हो जाती हैं अगर कोई एक्सीडेंट आ गया। एक ऐसा ही एक्सीडेंट आया था भोपाल में 3 दिसंबर 1984 की रात को। मतलब लोग 10, 11, 12 बजे तक सो जाते हैं और 12:30 बजे क्या हुआ कि हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने लगी। यूनियन कार्बाइड करके एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, उसका प्लांट था जिससे ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने लगी। कुछ हद तक हाइड्रोजन साइनाइड और दूसरे प्रोडक्ट्स भी लीक होने लगे, जिसके चलते हवा में ही गंदगी मिल गई। 3,598 लोगों की मौत हो गई दोस्तों। आज तक जो लोग भी उस इवेंट से अफेक्टेड हुए हैं काफी ब्लाइंड है, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उनको पेट की प्रॉब्लम आने लगी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स आ गए उनको। मैं भोपाल गया था तो मैं इस इंडस्ट्री को देखने गया था। मैं एक्चुअली भोपाल गया ही इस चीज के लिए था कि मैं इस इंडस्ट्री को देख पाऊं। अब तो बिल्कुल ही बंजर पड़ी हुई है, ठीक है। मशीन पार्ट्स भी शायद लोगों ने अंदर घुस के चुरा के बेच दिए बाहर जाके कहीं। ऐसा ही एक इंसिडेंट 23 दिसंबर 2005 को हुआ था चाइना में, गाओ क्यू नाम की एक जगह है, चोकिंग में। 243 लोग वहां पे मर गए थे, 9,000 लोग इंजर्ड हो गए थे, 64,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। एक एक्सप्लोजन हो गया था। एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारे लोग भाग नहीं पाए, ठीक है। भाग ना पाने की वजह से वो मर गए, ठीक है। स्किन पे काफी लोगों को बर्न्स आए, कुछ लोगों की आंखें खराब हो गई, स्किन, लंग्स, इन सब चीजों को प्रॉब्लम आई दोस्तों। तो इंडस्ट्रीज के होने से आप देख सकते हैं कि नुकसान भी बहुत सारे हैं। अब यहां पे बात करते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज की। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री, मतलब वो इंडस्ट्री जो ऊपर उठ रही है, वो इंडस्ट्री जो बढ़ रही है। तो इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, नॉलेज, सनराइज इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में टूरिज्म इंडस्ट्री, तो भाई टूरिस्ट की संख्या दिन ब दिन, साल दर साल इंडिया में बढ़ रही है, तो ये सनराइज इंडस्ट्री। हालांकि अब तो कोविड-19 के पैंडेमिक में टूरिज्म बिल्कुल ठप ही हो गया है, और कब तक ये बाउंस बैक करेगा इसका भी कुछ कह नहीं सकते। तो अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। जो दुनिया की बड़ी बड़ी मेजर इंडस्ट्री, उसमें कौन कौन सी आती है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है काफी पुरानी है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप सनराइज इंडस्ट्री नहीं बोल सकते। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है कंपेरेटिवली नई है, तो इसको आप इमर्जिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। वो कंट्रीज जहां पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, तो जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे इंडिया में बहुत डेवलप्ड है, हांगकांग में, साउथ कोरिया, ताइवान और जापान में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की जो मेजर हब्स हैं, तो सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए, कैलिफोर्निया बहुत फेमस है, बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया बहुत फेमस है। जो फेसबुक, गूगल जैसे स्टार्टअप्स उठे हैं जो इतने बड़े बन गए हैं आज की डेट में, वो शुरुआत कहां से हुई थी? उनकी सिलिकॉन वैली से हुई थी। आगे देखते हैं स्मेल्टिंग के प्रोसेस में दोस्तों क्या होता है। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड देयर मेटल पॉइंट। यानी मेटल जिसमें देखिए, जब आपको मेटल मिलता है तो सीधे सीधे एक जगह पड़ा हुआ नहीं मिल जाता, कुछ ओर्स होते हैं जिसमें कुछ हद तक मेटल होता है और कुछ हद तक दूसरी इंप्योरिटीज होती है और दूसरी चीजें होती हैं। तो इस ओर को जब आप एक लिमिट से ज्यादा गर्म करोगे तो मेल्ट करना पड़ेगा, और इस मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान जो प्योर मेटल होगा उसको आप बाहर खींचने की कोशिश करोगे। इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। स्मेल्टिंग वेदांता के एल्यूमिनियम के प्लांट में होती है। एक्चुअली मैं इसको बार बार इसलिए बोलता हूँ दोस्तों क्योंकि मेरा दोस्त वहां पे पोस्टेड था, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में। फिर आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं।
यहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। देखिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारे इनपुट लगते हैं, प्रोसेसेस लगते हैं, आउटपुट्स लगते हैं। एक तरीके की फीडर इंडस्ट्री है ये दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं दूसरी इंडस्ट्री के लिए। हालांकि इसी आयरन और स्टील इंडस्ट्री में दूसरे रॉ मटेरियल लगाने पड़ते हैं, ठीक है, रॉ मिनरल्स डालने पड़ते हैं, और उन रॉ मिनरल्स से हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो फर्दर किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होंगे। तो इनपुट कौन सा आएगा आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री में? तो भाई आयरन ओर लगेगा, कोल लगेगा, लाइमस्टोन लगेगा, उसके साथ साथ लोग लगेंगे, पैसा लगेगा, जगह चाहिए, और भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पहले क्या करना होगा दोस्तों, आयरन ओर को आपको करना क्या है, स्टील में बदलना है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में देखिए, स्टील के अंदर है क्या दोस्तों, स्टील के अंदर आयरन है, और आयरन के साथ आपने कुछ और चीजों को मिला दिया ताकि जो आयरन की प्रॉपर्टीज थी वो और इंप्रूव्ड हो गई, और इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज वाला आयरन क्या बन गया, स्टील बन गया। सिंपल है। आयरन कहां से मिला, आयरन ओर से मिला, ठीक है। तो एक ब्लास्ट फर्नेस लिया, उस ब्लास्ट फर्नेस में आपने रॉ मटेरियल डाला जिसमें आयरन ओर भी होगा, कोल भी होगा, ठीक है। उस ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग हुई, स्मेल्टिंग के बाद जो आयरन निकला उसको रिफाइन किया गया, उसमें कुछ और चीजों को मिलाया गया, और फाइनली स्टील को बनाया गया। कुछ इस तरीके का प्रोसेस चलता है। मैंने बहुत जनरल तरीके से आपको बताया। देखिए, 1 टन स्टील को बनाने के लिए 8 टन कोला लग रहा है, 4 टन आयरन ओर लग रहा है, 1 टन लाइमस्टोन लग रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ट्रॉलियां आ रही हैं, ऊपर से लाइम आयरन और लाइमस्टोन और कोक डाला जा रहा है, ब्लास्ट फर्नेस है, यहाँ पे स्मेल्टिंग हो रही है, नीचे प्योर मोल्टन आयरन मिल रहा है। इसी प्योर मोल्टन आयरन में कुछ और प्रोसेसिंग की जाएगी और इसको बदला जाएगा किसमें, स्टील में। और ये स्टील बहुत टफ होता है, इसको आराम से शेप किया जा सकता है, काटा जा सकता है, वायर में बदला जा सकता है, अलग अलग ऑलॉयज बनाए जाते हैं स्टील के, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो स्टील में आप छोटी मात्रा में एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर के मेटल्स जोड़ दो तो अलग अलग मेटल्स बनाए जा सकते हैं जिनकी स्पेसिफिक यूजेज है। इनके जो अलॉयज बन के आते हैं, जबरदस्त हार्डनेस होती है, टफनेस होती है, रेस्ट को वो रेजिस्ट कर सकते हैं। स्टील कह सकते हैं कि आप हमारी आज की डेट की जो इंडस्ट्री चल रही है, मॉडर्न इंडस्ट्री, इसकी बैकबोन की तरह बन के सामने आया। ऑलमोस्ट हर चीज हमें जो चारों तरफ नजर आ रही है वो बनी हुई है स्टील से, चाहे वो शिप हो, ट्रेन हो, ट्रक हो, ऑटो हो, हर जगह स्टील है, हर जगह। इनफैक्ट आपकी अलमारी तक स्टील से बनी होगी, आपके किचन में ऐसा बहुत सा सामान होगा जो स्टील से बना होगा, आपकी कार में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो स्टील से बनी होंगी, आपके घर में ऐसी चीजें होंगी जो स्टील से बनी होंगी। फिलहाल के लिए अभी मैं वीडियो यहाँ रोक रहा हूँ दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे से ज्यादा वीडियोस में बनाना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि एवरेज व्यूअरशिप थोड़ी सी कम होती है, इसलिए मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ। हालांकि मेरी छोटी वीडियोस भी आधे आधे घंटे में चली जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ी सी भी अच्छी लगी और यहाँ तक देख रहे हैं तो शेयर मार दीजिएगा अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे, मुझे काफी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।